नमस्कार दोस्तों, लर्न अभी टेक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इतिहास का 5वां पार्ट। और इसमें आपके जो भी बचे हुए क्वेश्चंस थे उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और गुप्तोत्तर युग के बारे में थोड़ा जानेंगे। उसके बाद उसके जो प्रश्न आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। आज हम इस सीरीज का जो ये प्राचीन भारत का आखिरी सीरीज है ये, ठीक है। हम चलते हैं। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। गुप्त वंश की स्थापना 275 ईस्वी में महाराज श्री गुप्त द्वारा की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। दोस्तों, ये जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूँ, यही में से क्वेश्चंस बनते हैं। ये महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं गुप्तोत्तर युग के, तो उनको जरूर ध्यान रखिएगा। जो चंद्रगुप्त प्रथम था, ये सबसे शक्तिशाली राजा था, शासक था गुप्त वंश का। तो और इसने क्या किया था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त, सबसे पहले तो ये पूछ सकते हैं कि गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था या शासक कौन था, तो वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन कहा गया था। ये क्वेश्चंस दोस्तों बहुत ज्यादा बार आया है। क्वेश्चंस नॉर्मल ये आता है, समुद्रगुप्त की उपाधि किसको मिली हुई है, या भारत का समुद्रगुप्त या भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो दोस्तों समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चंस ये भी बन सकता है, किसने कहा था ये। तो इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त की वीरता और विजयों पर मुग्ध होकर यह उपाधि इसे दी गई थी, संज्ञा दी गई थी। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। जो अशोक स्तंभ इलाहाबाद का है, वो 335 से 375 ईस्वी का जो समुद्रगुप्त का कार्यकाल था, उसके बारे में सूचना देता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा का प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। ठीक है। अशोक द्वारा निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था, जो वर्तमान में प्रयागराज बोला जाता है इलाहाबाद को। ठीक है। इस ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ये स्तंभ था, इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशासनात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। तो ये हरिशेन द्वारा संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन किया है। ठीक है। और इसके बारे में पूछ सकता है कि ये वहां से यहाँ किसने स्थापित कराया था, तो अशोक द्वारा निर्मित यह मूल स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित था, जिसे इलाहाबाद कौन लाया था, अकबर। ठीक है। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी उल्लेख किया गया है। तो ये जाहिर सी बात है, जहांगीर बीरबल का उल्लेख है तो किसने करवाया होगा, ये अकबर के द्वारा, अकबर के समय में अकबर के द्वारा कराया गया होगा। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम क्या था, देवगुप्त। ये पूछा जा सकता है कि गुप्त शासक जो चंद्रगुप्त द्वितीय था, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य जिस मतलब उपाधि एक ली रही थी, उसका एक नाम और क्या मिलता है, देवगुप्त। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह परास्त हुए थे। जो हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ और स्कंदगुप्त के हाथों वे परास्त हुए। धन्वंतरी गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे। ये आयुर्वेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। भास्कराचार्य प्रख्यात खगोलज्ञ गणितज्ञ थे। ठीक है। भास्कराचार्य क्या थे, खगोलज्ञ और गणितज्ञ। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि तथा लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। ध्यान रखिए, पूछा जा सकता है भास्कराचार्य कौन थे, ये खगोलज्ञ थे और गणितज्ञ थे। इन्होंने सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती नामक ग्रंथों की रचना की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से महाकवि कालिदास, धन्वंतरी, वराह मिहिर, अमर सिंह, शंकु और अपणक, वरचुरी,
वररुचि, बेताल भट्ट, ठीक है। इसके बाद घटक पर थे। ये कुछ 9 रत्न, जैसे इन्हीं को देख के ही जो आपके अकबर थे उन्होंने अपने नवरत्न में रखे थे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था दोस्तों। जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं थी उनको दिनार बोलते थे। चीनी यात्री फायान ने के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये किसने बताया था हमें? फाहियान के अनुसार था। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य हरण से प्राप्त हुआ है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री के सती होने का उल्लेख है। सबसे पहले गोपराज नामक सेनापति की स्त्री जो थी वो सती हुई थी, ऐसा अभिलेख में साक्ष्य मिला है, एरण से प्राप्त हुआ है, ठीक है। गुप्त संवत का प्रवर्तक चंद्रगुप्त प्रथम था। गुप्त काल में कला एवं साहित्य में हुई प्रगति के आधार पर इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, गुप्त काल में जो कला और साहित्य थी वो काफी चरम पर थी, बहुत ज्यादा प्रगति हुई थी। इसी वजह से इस काल को प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, स्वर्णिम युग किस काल को कहा था? तो गुप्त काल जो था वो हमारा स्वर्णिम युग था, प्राचीन भारत का स्वर्णिम युग बोला जाता है। विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में प्रकाश पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है? विशाख दत्त के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। शूद्रकृत मृच्छकटिकम नामक रचना से गुप्तकालीन शासन व्यवस्था एवं नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है शूद्रक के द्वारा लिखी हुई मृच्छकटिकम है, उस रचना से हमें क्या पता चलता है? तो गुप्तकालीन शासन व्यवस्था नगर जीवन के विषय में रोचक जानकारी मिलती है। भारतीय दर्शन चार्वाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईसा पूर्व में दंतिदुर्ग ने की थी। दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा मैं इसका आगे एक स्टार भी बना दूंगा और आपको एक दो बार रिपीट भी करूंगा। जो इम्पोर्टेंट नहीं है ज़्यादा उस पर हम लोग ध्यान नहीं करेंगे क्योंकि टाइम कम है, हम लोगों को सेलेक्टिव पढ़ना है, कलेक्टिव नहीं। मौखरी वंश के शासकों ने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। किसने? मौखरी वंश ने। हर्ष के समय की विस्तृत सूचना उसके दरबारी कवि बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से प्राप्त होती है। इससे जुड़ी कुछ सूचनाएं कल्हणकृत राजतरंगिणी से भी मिलती है। चीनी स्रोतों से पता चला है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे, ठीक है। चीनी स्रोत मतलब चीनी यात्री थे उनके स्रोतों से पता चला है कि हर्ष एवं राजश्री दोनों एक साथ कन्नौज के राज सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय को की ऐहोल प्रशस्ति वेन सांग का विवरण इस युद्ध के साक्ष्य हैं। प्राचीन कालीन चीनी लेखकों ने भारत का उल्लेख यिनतू और थ्यानतू नाम से किया है। किस नाम से? ये पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, पर हाँ आप इसको देख सकते हो। प्राचीन कालीन जो चीनी लेखक थे उन्होंने भारत का उल्लेख किससे? यिनतुन और थ्यानतू नाम से किया है। विक्रमशिला के प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशीय शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। इनका शासनकाल 770 से 810 विक्रमशिला का, ठीक है। वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। वाकाटक वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी। वाकाटक वंश के शासक जो प्रवरसेन द्वितीय थे उन्होंने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हुआ।
जिसमें गुर्जर प्रतिहारों को सफलता मिली। इसके से वो बीच हुआ था 8वीं शताब्दी में। 3 बड़ी शक्ति पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट। ठीक है। शंकराचार्य को शंकर, श्री शंकराचार्य आदि नामों से भी जाना जाता है। शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से? श्रृंगेरी जो कि कर्नाटक में है, दक्षिण भारत, द्वारका जो कि पश्चिम में कहाँ है? गुजरात में, पुरी में है उड़ीसा में पूर्व में, और ज्योतिर्मठ यानी जोशी मठ उत्तराखंड में है। तो शंकराचार्य चारों दिशाओं में, भारत के चारों कोनों में, श्रृंगेरी यानी कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका पश्चिम यानी गुजरात, उड़ीसा यानी कि पूर्वी उड़ीसा, ठीक है, और ज्योतिर्मय जोशीमठ उत्तराखंड में। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कालिदास का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो आप बोल सकते हो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में संस्कृत के महान कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख मिलता है। प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, दोस्तों हम लोग पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद से जो भी क्वेश्चंस होंगे गुप्त काल और उससे रिलेटेड हम लोग पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ठीक है। प्राचीन भारत में क्या था? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर, किसके द्वारा? चंदेल राजाओं द्वारा, आज भी चंदेल स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का बखान करते हैं। खजुराहो के मंदिर की निर्माण शैली कौन सी है? नागर। ध्यान रखिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खजुराहो के जो मंदिर की निर्माण शैली है वो क्या है? तो वो नागर शैली में बने। ठीक है दोस्तों, ये नागर शैली और जो भी 2 या 3 तरह की जो मंदिरों के निर्माण की शैलियां हैं वो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है। अभी हम लोग इसमें पढ़ते हैं क्योंकि जो ये क्वेश्चंस हैं वो इनमें से ज़रूर आते हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है। यह मंदिर कौन है? गुप्तकालीन है। ठीक है। दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर में स्थित है, ये गुप्तकालीन मंदिर है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर, ठीक है, माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इसका फिर से पूछ लेते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, ठीक है, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल शाह ने करवाया था। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो एलिफेंटा केव्स हैं, गुफाएं, उनका निर्माण जो राष्ट्रकूट के शासक थे, पीछे हम लोग पढ़ के आए थे ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, इन तीनों में लड़ाई होती थी, तो उनमें से जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने इस एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कराया था। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य उत्कृष्ट उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, शैलकृत, एलोरा का शैलकृत के स्थापत्य कला का उदाहरण है। द्राविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ये जो मंदिर बने हैं कैलाश मंदिर, ठीक है, ये द्राविड़ शैली में बना है। ठीक है, पीछे भी हम एक नागर शैली पढ़ के आए, एक द्राविड़ शैली। तो द्राविड़ शैली के जो इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किसने करा था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, आगे। पश्चिम भारत में प्राचीन शैलकृत गुफाएं एलोरा एवं अजंता है। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं जिन्हें हम एलोरा और अजंता के नाम से जानते हैं। अजंता की गुफा 16 में तथा उत्कीर्ण मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। ध्यान रखिएगा,
हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि मरणासन राजकुमारी का चित्र कहाँ पर उत्कीर्ण है। तो अजंता की गुफा संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। कोणार्क के विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो कोणार्क का विशाल सूर्यदेव मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया है? वो नरसिंह देव वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ये क्वेश्चन नॉर्मल आ जाता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा यानी ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। जो लिंगराज मंदिर है दोस्तों वो भुवनेश्वर के उड़ीसा में उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा, ये जो भुवनेश्वर है ये उड़ीसा की राजधानी है, वहीं पर स्थित है। बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। बोरोबुदुर का प्रख्यात जो स्तूप है वो इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। इन मंदिरों में द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। देखिए, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। इसमें सबसे छोटा रथ किसका है? द्रौपदी का। नागर, द्रविड़ तथा वेसर भारतीय मंदिर वास्तुकला की 3 प्रमुख शैली हैं। इन्हीं के बारे में बात कर रहा था दोस्तों। नागर, द्रविड़, वेसर, ये 3 मंदिरों की जो शैलियां हैं इनके बारे में अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। अभी हम लोग फिलहाल यही पढ़ लेते हैं। इसमें जितनी भी चीजें हैं वो क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चंस इसमें से जो आएंगे वो आपको आगे दिक्कत ना करे। द्रविड़ शैली का प्रसार दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य में था। द्रविड़ शैली का कहाँ से विस्तार हुआ है? जो विशेषकर कृष्णा नदी और कुमारी अंतरीप के मध्य में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों का मिश्रण है। जो बेसर शैली है, 3 शैलियां थी, नागर, द्रविड़ और वेसर। जो वेसर शैली का विकास है वो नागर और द्रविड़ की बीच की शैली है, मतलब मिश्रित शैली है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण भारत में। संगम का तात्पर्य कवियों की गोष्ठी से है। जो संगम है उसका मतलब होता है कवियों की गोष्ठी। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। दक्षिण भारत के आर्यीकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। तोल्कापियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। तोल्कापियम द्वितीय संगम का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्कापियर थे। ध्यान रखिएगा, तोल्कापियम जो संगम है किसके द्वारा लिखा गया? प्रणयनकर्ता कौन थे? तोल्कापियर, उन्हीं के नाम पर पड़ गया। शिल्पाधिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। जो ये शिल्पाधिकारम है इसका लेखक कौन था? इलंगो आडिगल। ठीक है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। ध्यान रखिएगा, क्या है? तिरुकुरल। ठीक है। थोड़ा भाषा थोड़ी दोस्तों टफ लग रही है, मुझे गलती हो रही है वो माफ करिएगा। ठीक है। फिर तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्याकरण की कौन सी पुस्तक है जो तमिल भाषा में है, तो वो कौन सी है? तोल्कापियम। कुरल तमिल साहित्य का बाइबल तथा लघु वेद माना जाता है। जो कुरल है वो तमिल साहित्य का क्या है? बाइबल अथवा लघु वेद भी माना जाता है उसे। जैसे अपने यहाँ वेद होते हैं बड़े, आप जिनको उपनिषद, वेद, 4 वेद होते हैं, वैसे ये लघु वेद में गिना जाता है तुल्काव्यम। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। कौन? पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली था। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने बात अभी द्वितीय की थी। जो पुलकेशिन द्वितीय था वो बहुत ही मजबूत और शक्तिशाली योद्धा था। ठीक है, शासक था मतलब। लेकिन जो इसकी नींव रखी थी वो कौन था?
प्रथम, मतलब जिसने इस चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक था, वो कौन था? पुलकेशिन प्रथम था। भारतीय काली मिर्च यूनानियों एवं रोम वासियों को बहुत प्रिय थी, इसलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे यवन प्रिय भी कहा गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन एक हो सकता है कि यवन प्रिय किस भारतीय मसाले को या भारतीय मिर्च को बोला जाता है? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, काली मिर्च है जो यूनानियों और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी, जिसे यवन प्रिय कहा गया है संस्कृत ग्रंथों में। ठीक है, इसका एक नॉर्मल नाम दे दिया गया यवन प्रिय। इस काली मिर्च का ही नाम दे दिया गया यवन प्रिय संस्कृत में। पांड्य राज्य को अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान पराजित किया था। किसे? पांड्य राज्य को। पांड्य राज को किसने पराजित किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक जो मलिक काफूर था, उसने दक्षिण विजय के दौरान इसे पराजित कर दिया था। इसका स्पष्ट विवरण किसमें मिलता है? अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजाइन उल फुतूह में प्राप्त होता है। ठीक है, कि मलिक काफूर ने पांड्य राज को परास्त करा था। नेक्स्ट है, संगम युग में उरैयुर सूती वस्त्रों का प्रमुख केंद्र था। कौन? संगम युग। इसका वितरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। किसमें मिलता है इसका विवरण? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राजाओं की राजधानी क्या थी? वनवासी। और इस राजवंश की स्थापना किसने की थी? मयूर शर्मन ने की थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है साहित्य एवं साहित्यकार। पहले हम लोग गुप्त का एवं गुप्तोत्तर युग के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पर दे रखा है, पहला गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से संबंधित प्रश्न है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? दोस्तों अभी हम लोगों ने जब बात की थी तो वहाँ पर दो लोगों का जो समुद्रगुप्त के प्रयाग वाला इस प्रशस्ति अभिलेख था, वहाँ पर जिसको अकबर ने कौशाम्बी से इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज पहुंचाया था। तो इसमें कहाँ किसका किसका मिलता है? एक आपका मिलता है जहांगीर का और दूसरा आपको मिलता है बीरबल का। तो इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति पर समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक सचिव हरिशेन ने की थी संस्कृत में। कनिंघम के मतानुसार यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया था। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद में किले में स्थापित करवाया था। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महापात्रों को संघ भेद रोकने के लिए निर्देश भी उत्कीर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं शक विजेता किसे माना जाता है, किसे जाना जाता है? तो दोस्तों शक विजेता किसे जाना जाता है? पहला है आपका चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। तो दोस्तों जो शकों को हराया था उसने किसने हराया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को शक विजेता कहा गया है। इन्होंने उपाधि ली थी विक्रमादित्य। पश्चिमी भारत के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने परास्त कर पश्चिम भारत से शक सत्ता का उन्मूलन कर दिया था। ठीक है, शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि यानी शकारी भी है। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। यानी शकों को हराने वाला कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने सबसे चलाए थे, इसलिए इसको बोला जाता है। अभी हम ऊपर से पढ़ के आए, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, जिसको गुप्त काल में रुपयक कहा जाता था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं के ही अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया था।
शक मुद्राओं के ही अनुकरण, मतलब उसी की ही तुलना में रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण कराया था। गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, तो स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है, अच्छा, गुप्त वंश में जो स्वर्ण मुद्रा चलती थी उसको क्या कहा जाता है, तो उसे दिनार कहा जाता था। हम लोगों ने अभी पढ़ा था पीछे। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। रजत सिक्कों को गुप्त काल में रुपया कहा जाता है, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है। मंदसौर प्रशस्ति शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। मंदसौर, तो दोस्तों ये कुमारगुप्त प्रथम की प्रशस्ति को उपलब्ध करवाता है। कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वत्स भट्ट एक स्थानीय कवि था। कौन? वत्स भट्ट। उसने मालवा में मंदसौर प्रशस्ति की रचना की। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त वन की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तुंतवाय श्रेणी संगठन का वर्णन किया गया है। वहीं साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन से उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावनाओं को तथा मालवा में प्रचलित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुगत विशेषताओं का भी निरूपण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था। कहां पर? लोहे के यंत्रों एवं उपकरणों हेतु। वारंगल किसके लिए था? तीसरी शताब्दी में वारंगल लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु प्रसिद्ध था। वारंगल में अगरिया लोग बड़ी संख्या में रहते थे। कौन? अगरिया। लोहे के यंत्र और उपकरण बनाना अगरिया लोगों का परंपरागत व्यवसाय था, इसीलिए फेमस था। ठीक है, वारंगल। कब? तीसरी शताब्दी के संबंध में। योग के आविष्कारक थे कौन? पतंजलि। ये आपको पता ही है, नॉर्मल। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का प्रतिस्थापक आचार्य माना जाता है। यद्यपि भारतीय परंपरा में योग साधना का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। उपनिषद, महाभारत, भगवत गीता, जैन और बौद्ध मतों से योग संबंधी क्रियाओं का विवेचन प्राप्त होता है, किंतु सर्वप्रथम महर्षि पतंजलि ने ही सुसंबद्ध दार्शनिक सिद्धांत के रूप में योग का विवेचन किया, इसलिए इन्हें योग दर्शन का प्रणेता कहा जाता है। नेक्स्ट है, मीमांसा के प्रणेता थे कौन? जैमिनी। कौन थे मीमांसा के प्रणेता? मीमांसा दर्शन को दो भागों में पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा में बांटा गया है। पूर्व मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे, जबकि उत्तर मीमांसा के प्रणेता बादरायण थे। अतः प्रश्न अनुसार डी सही होगा। नेक्स्ट है, वल्लभाचार्य द्वैतवाद, रामानुज पुष्टिमार्ग, माधवाचार्य विशिष्टाद्वैत, शंकर अद्वैतवाद। तो इसका क्या होगा? जो वल्लभाचार्य थे वो पुष्टि मार्ग, जो रामानुज थे वो विशिष्टाद्वैत, जो माधवाचार्य थे वो द्वैतवाद और शंकराचार्य अद्वैतवाद। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। अग्निकुल के राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं वंश प्रतिहार वंश था। अग्निकुल के जो राजपूतों का सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश था वो प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम, जो 730 से 756 ईसा पूर्व था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि इसने मल्लेच शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों के आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। दोस्तों, कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है, कौन कौन से बौद्ध धर्म की जो ध्यान होगा संगति बुलाई थी। अन्य धर्मों की अपेक्षा महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए हर्ष ने कन्नौज में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों की विशेष विशाल सभा बुलवाई थी। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के
की उत्कृष्टता सिद्ध करने के लिए इसने जो एक विशाल सभा बुलाई थी। चीनी साक्ष्यों के अनुसार इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसिद्ध ब्राह्मणों, श्रमणों, सैनिकों, राजपुरुषों आदि के साथ उपस्थित हुए थे। इस सभा की अध्यक्षता वेन सांग ने की थी। ध्यान रखिएगा, इस सभा की अध्यक्षता किसने की थी? वेन सांग ने। साथ ही हर्ष के समय प्रति 5वें वर्ष प्रयाग के संगम क्षेत्र में एक समारोह का आयोजन किया था, जिसे महामोक्ष परिषद भी कहा जाता था। ठीक। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? कौन सा भीतरी स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि स्तंभों ने हूणों को पराजित किया था? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर तहसील में भीतरी नामक स्थान से भीतरी स्तंभ लेख मिला है। इसमें हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हूणों का पहला भारतीय आक्रमण युद्ध सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह पराजित हुए थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सही है? सुमेलित कीजिए। फाहियान, वेनसांग और इत्सिंग अल मसूदी। दोस्तों इसके बारे में जानकारी देख लीजिए। फाहियान के भारत भ्रमण का जो काल था 10 वर्ष का था, 402 से 412। इसमें दिया ही नहीं है कहीं पे, कहीं कहीं पे चेंज हो जाता है। मैं देख लेता हूँ। 402 से 412 तक रहा, जबकि उसकी चीन से कुल यात्रा की अवधि 399 ईस्वी से 414 ईस्वी रही थी। 399 से 414 ईस्वी रही थी। वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 रहा। वेनसांग का भारत भ्रमण 629 से 645 वर्ष। ठीक, ये भी सही है। तीसरा, सिंह का भारत भ्रमण 671 से 695 था। सिंह का 671 से 695 था। तो इसमें क्या गलत हुआ? ये भी और ये भी, कि इसमें जो अल मसूदी है उसका 1915 से 1916 है, तो ये दोनों इसके गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों जो कुषाण है स्वर्ण एवं ताम्र, ठीक है। गुप्त में स्वर्ण एवं रजत, बिल्कुल ठीक है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। सातवाहन में स्वर्ण नहीं, यहाँ ऐसा नहीं था, ये चीज गलत है। ठीक है। कलचुरी में स्वर्ण रजत एवं ताम्र तीनों चले थे। कुषाण ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण के सिक्के चलवाए थे। यद्यपि भारत में सर्वप्रथम हिंद यवन शासकों ने स्वर्ण सिक्के चलवाए थे, स्वर्ण के अतिरिक्त कुषाणों ने ताम्र एवं रजत सिक्के भी चलवाए। गुप्तों ने स्वर्ण एवं रजत तथा कुलचरी ने शासकों ने स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के चलवाए थे। रामचरण शर्मा के अनुसार सातवाहन शासकों ने स्वर्ण सिक्के नहीं चलवाए थे, उन्होंने चांदी, तांबा, शीशे तथा पोटीन के सिक्के जारी करे थे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ी सी प्राचीन भारत के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में, स्थापत्य कला के बारे में जानकारी कर लेते हैं। ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। किसके? शैव धर्म के। ठीक है, क्योंकि वहां पे ज्यादातर शिव जी की आकृतियां उखाड़ी गई हैं। ठीक है। एलिफेंटा बंबई से समुद्र में 7 मील उत्तर पूर्व स्थित द्वीप के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। अभी हम पीछे से पढ़े थे। यहाँ से कुल 7 गुफाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 5 गुफाओं में हिंदू धर्म, मुख्यतः शैव धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने कराया था। ठीक है। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। किसका? शैलकृत। यह शिव मंदिर अपनी आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा यानी कि कृष्ण प्रथम द्वारा कराया गया था। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो दोस्तों जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का
संरक्षण प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का प्रचार प्रसार अधिक था। इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिन्होंने आदि पुराण की रचना की थी। उस समय शासकों एवं सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्म न्यायियों की नियुक्ति की जाती थी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ये राष्ट्रकूट शासकों के समय क्या होता था कि जो शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी किसकी नियुक्ति की जाती थी? धर्मानुयायियों की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान किए तथा दिए गए प्रयोग कोड का प्रयोग करते हुए सही सूची बताइए। स्तूप, बाग, चित्रकारी, सांची, कनिष्क की सिर विहीन मूर्ति, देवगढ़, दशावतार मंदिर, मथुरा। दोस्तों इसका सही आंसर कैसे होगा? सांची का स्तूप बोला जाता है। ठीक है। चित्रकारी, तो चित्रकारी कहाँ पे है? बाग। ठीक। कनिष्क की सिरविहीन मूर्तियां, तो ये कनिष्क की सिरविहीन मूर्तियां कहाँ होंगी? मथुरा में है। और दशावतार मंदिर कहाँ पे है? देवगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। फिर उसके बाद है एलिफेंट, इसमें भी उत्तर करना है। तो इसमें देखो एलिफेंटा, एलिफेंटा का कहाँ हो जाएगा? गुफा। एलिफेंटा गुफा है ना। फिर श्रवण बेल गोला, श्रवण बेल गोला कहाँ चला जाएगा? ये क्या है? श्रवण बेल गोला कहाँ हो जाएगा? मूर्तियां हैं। खजुराहो, खजुराहो की क्या है? मंदिर है। ठीक है। और सांची का क्या है? स्तूप है। ठीक, आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है, जहां प्राचीन गुफाओं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। श्रवण बेलगोटा कर्नाटक में स्थित है। यहाँ गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने कराया था। खजुराहो के मंदिर समूह में मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है। सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है। इसमें दे रखा है भीमबेटका, चोर टेम्पल, हम्पी और मानस। बताइए दोस्तों। तो आप जानते हैं अभी भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। शोर टेम्पल, शोर टेम्पल कहाँ है? तमिलनाडु में। हम्पी कर्नाटक। मानस असम में। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? बी। ठीक है। भीमबेटका मध्य प्रदेश, शोर टेम्पल तमिलनाडु में है, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है, और मानस कहाँ है? असम में। ठीक है। कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी से 6वीं सदी ईस्वी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। केवल एक सही, केवल दो सही, के एक और दो दोनों सही, ना तो एक सही ना ही दो सही। दोस्तों इस मंदिर का निर्माण 5वीं और 6वीं ईस्वी के बीच में बनाया गया, ये बिल्कुल सही है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक था, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसके दोनों दोस्तों सही होंगे, यानी एक और दो दोनों सही होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं ईस्वी से 6वीं ईस्वी के बीच मध्य हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था, ध्यान रखिएगा।
इस मंदिर का निर्माण ईंटों से वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की ओर तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। ठीक है। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? भीतरगांव, ग्वालियर का तेली और कंदरिया महादेव और ओसिया। यहाँ पे ग्वालियर का जो तेली मंदिर है उसका जो शिखर है वो द्रविड़ शैली में बना है। ग्वालियर स्थित तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में निर्मित है, जबकि नक्काशियों एवं मूर्तियों नागर शैली में बनी हुई है। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का शैलियों का मिश्रण मिलता है। ठीक है। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों ये हम लोग पढ़ चुके हैं, नरसिंह वर्मन एक ने। महा, मामल शैली का विकास पल्लव शासक नरसिंह वर्मन एक महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत दो प्रकार के स्मारक बने, मंडप और एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा गया। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक महाबलीपुरम में विद्यमान हैं। ठीक है। दक्षिण भारत चोल चालुक्य पल्लव एवं संगम युग। दोस्तों आइए हम लोग पहले जो हमारे बचे हुए क्वेश्चंस जो उसकी तथ्य थे वो जान लेते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्थापत्य कला से हम लोग पढ़ चुके थे। साहित्य एवं साहित्यकार का जो हमारा पोर्शन था वो छूट गया था, उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। दक्षिण भारत दोस्तों एक बार ये हम लोग पढ़ चुके हैं एक बार, तो इसको भी थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद इसको आगे स्टार्ट करेंगे। निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? दोस्तों वंशानुगत उत्तराधिकारी की परंपरा प्रायः सभी प्राचीन राजवंशों में रही है। यह प्रवृत्ति चोल वंश में सर्वाधिक दिखाई देती है, लेकिन अन्य वंशों में भी उत्तराधिकारियों के रूप में युवराज पद पर किसी राजकुमार को नियुक्ति कर दिया जाता था। ठीक है। ये सभी जगह रही, इसीलिए ऐसे इसमें आंसर नहीं दे सकते, इसका आंसर भी नहीं है। तो ये सभी जगह रही है तो कोई मतलब नहीं है, मतलब ये चारों ही सही है। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाइयों से प्राप्त होती है? तो दोस्तों अरिकामेडू था, वहां पे इसके जो पूर्वी तट थे स्थित एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में इसे पोडुके कहा गया है। यहाँ ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की अवस्थिति मानी जाती है। यहाँ से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैम्प, रोमन ग्लास आदि प्रमुख हैं। इससे भारत तथा रोम घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना मिलती है। ठीक है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? चालुक्य राजा कुमारपाल ने। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राजा में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन दोस्तों ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा ब्लर है, मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये है। चालुक्य शासक कुमारपाल ने अपने राज्य में पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। वह जैन मतानुयायी था
उसने पशुओं की प्रति क्रूरता को रोकने के लिए काशी क्षेत्र में भी अपने मंत्रियों को भेजा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? दोस्तों, पल्लव जो राजवंश है वो ऐसा नहीं था। इसका पढ़ लेते हैं हम लोग। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर एवं पांड्य राजाओं के बारे में विवरण प्राप्त होता है। इन राज्यों के विविध राजाओं के शासन काल का स्पष्ट निर्धारण संभव न होने पर भी इस साहित्य से कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक विभिन्न गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। पल्लव या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस शासक ने सिंघल द्वीप के विरुद्ध 642 ईस्वी में 2 समुद्री अभियान भेजा था? तो कौन थे दोस्तों ये थे नरसिंह वर्मन एक, जिसने ये अभियान भेजा था। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी पल्लव वंशीय शासक था। 642 ईस्वी में चालुक्यों के विरुद्ध में नरसिंह वर्मन को श्रीलंका के एक राजकुमार मानवर्मन से सहायता मिली थी। अतः उसने मानवर्मन को पुनः सिंघल की नदी दिलाने के लिए शक्तिशाली नौसेना को 2 बार उसकी सहायता हेतु सिंघल द्वीप भेजा था। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? दोस्तों, कुराल है जिसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है। तमिल ग्रंथ कुराल या कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई। कुराल के रचयिता कौन थे? तिरुवल्लुवर थे। चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? दोस्तों, ये टोट वारियम थे जो ये कार्य देखते थे। ठीक है दोस्तों। चोलकालीन गांवों की गतिविधियों की देखरेख कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को तोट वारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम वार्षिक समिति, एरी वारियम तालाब समिति तथा पौन वारियम सण समिति थी। निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायणम तथा रामावतारम का लेखक था? कौन था? कम्मन। कम्मन द्वारा रचित कम्ब रामायणम या रामावतारम तमिल भाषा में है। किसके द्वारा? कम्मन के द्वारा। ठीक है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसमें? चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। परातक वन के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिम गंगो यानी बुत्तुग द्वितीय की सहायता से तक्कोलम के युद्धों में चोलों को परास्त किया था और तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तजय्यों कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ये मदुरई में है। मीनाक्षी मंदिर मदुरा में स्थित है। ध्यातव्य है कि मदुरई पांड्यों की राजधानी थी। संगम काल में प्रथम एवं सती संगम यहीं आयोजित किए गए थे, जिनकी अध्यक्षता क्रमशः ऋषि अगस्त्य और एवं नक्कीकर ने की थी। नटराज कृत्य के भगवान की मूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। अपने दाएं कान में यह एक पुरुष का कुंडल पहने हुए, बाएं में एक महिला का। ठीक है दोस्तों, कौन से? ये दोनों ही सही है। आपने जानते हैं कि एक जो मूर्ति है वो मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों में शिव का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों, अपने दाएं कान में एक पुरुष का कुंडल पहने हैं, बाएं में एक महिला का। ठीक है, तो दोनों ही सही है। भगवान शिव की नटराज मुद्रा की
मूर्ति नृत्य करते हुए 4 हाथों वाले शिव का प्रतिनिधित्व करती है। इस मूर्ति में उनके ऊपर दाएं हाथ में डमरू सृजन का प्रतीक है और ऊपरी बाएं हाथ में अग्नि विनाश का प्रतीक प्रदर्शित करती है, जिनका दूसरा दाहिना हाथ अभय मुद्रा प्रदर्शित कर रहा है, जबकि दूसरा बायां हाथ उनके उठे हुए बाएं पैर की ओर इशारा कर रहा है, जो कि मोक्ष मार्ग का प्रतीक है। नटराज की इस मूर्ति में शिव को अर्धनारीश्वर के रूप में दाहिने कान में पुरुष का कुंडल और बाएं कान में महिला का कुंडल पहने हुए प्रदर्शित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार के बारे में जन क्वेश्चंस हैं, हम लोग पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले कुछ जो इसके साहित्यकार के बारे में जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ से था हमारा यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। यूनानी लेखक हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि हेरोडोटस है जो, उसी को साहित्य का इतिहास का पिता कहा जाता है। व्याकरणाचार्य पाणिनि नंद शासक महापद्मनंदन के मित्र थे। अष्टाध्यायी उनकी प्रसिद्ध कृति है। किसकी? पाणिनि की। वाराह मिहिर गुप्त युगीन खगोल शास्त्री थे। बृहज्जातक पंच सिद्धांतिका बृहत संहिता आदि इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हों में नागसेन एवं हिंद यवन शासक मिलिंडर के बीच वार्तालाप का वर्णन है। क्या? पाली भाषा में जो बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित जो मिलिंद पन्हों है, वो नागसेन एवं हिंद यवन शासक कौन था? मिलिंडर के बीच की वार्तालाप का वर्णन है। ठीक है, मिलिंद पन्हों। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कल्हण एवं राज तरंगिणी से ज्ञात होता है। ठीक है, कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास हमें कहाँ से? कल्हण एवं राज तरंगिणी से प्राप्त होता है। इस ग्रंथ की रचना कल्हण ने राजा जय सिंह 1128 से 1149 के शासनकाल में की थी। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। कौन? गीत गोविंद। ठीक है, गीत गोविंद के जो रचयिता थे जयदेव। प्राचीन भारतीय पुस्तक पंचतंत्र के मूल लेखक कौन माने जाते हैं? विष्णु शर्मा। ये बहुत क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। शूद्रक ने प्रसिद्ध नाटक मच्चकटिकम की रचना की थी। किसने? शूद्रक ने। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दश कुमार चरितम के रचनाकार दंडी थे। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उनकी पराजय हुई थी। दोस्तों ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा रिटर्न में जो हमें मिला है वो सच्चाई ये थी कि पृथ्वीराज चौहान ने और गौरी के बीच सिर्फ 2 युद्ध हैं। पहला युद्ध हुआ था 1192 का, जिसमें मोहम्मद गौरी को पराजित कर उसे भेज दिया था वापस। और उसके बाद तराइन का द्वितीय जब युद्ध हुआ है, तो यानी 1193 में, तब ये हार गए थे। ठीक है, इसमें इनके जो जयचंद थे, इनके समकालीन राजा, उन्होंने मोहम्मद गौरी का साथ दिया था, जिसकी वजह से ये हार गए थे। पल्लव वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। आलाउदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमादिदेव के सेना नायक थे। कौन? आलाउदल। ये दोस्तों आलाउदल की जो कथाएं हैं वो बहुत लोकप्रिय हैं महोबा की तरफ। आप सुनिएगा, ये इनकी कहानी भी बहुत रोचक है। ठीक है, चंदेलों एवं चाहमानों के संघर्ष का वर्णन चंदबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासों के आल्हा खंड से प्राप्त होती है। ठीक, चंदबरदाई जो पृथ्वीराज के दरबारी कवि थे, उनके द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक है। ठीक है, जगनिक
कृत परमाणु रासो है। ठीक है। जेगजाक बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। ये पूछा जा सकता है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, तो जेजाक भुक्ति। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। ठीक है। बुंदेलखंड का नाम जेजाक भुक्ति क्यों पड़ा? जो चंदेल वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने चंदेल वंश का की नींव रखी थी, उनके जो संस्थापक जो नन्नुक थे, ठीक है, उनके जो पौत्र थे, क्या नाम था उनका? जयसिंह। जयसिंह या जेजा, जेजा जयसिंह को ही जेजा प्यार से बोलते थे। उन्हीं के नाम पे जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का नाम पड़ा था। प्रतिहार वंश का महानतम शासक कौन हुआ है? मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का महानतम शासक मिहिर भोज था। ठीक है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। ठीक है। जीमूतवाहन ने दाय भाग नामक ग्रंथ की रचना की। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। ठीक है। परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य पढ़ लेते हैं। गुफाओं के शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? नगरी सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। कहाँ से? कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत के साक्ष्य। वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद क्या है? ऋग्वेद। और अभी जो नवीनतम है वो अथर्ववेद। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किससे चलता है? यजुर्वेद का। ठीक है। कठोपनिषद में यह यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। कहाँ? कठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद है। शतप्रथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतप्रथ ब्राह्मण कौन है? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। मतलब जो यजुर्वेद का पढ़ता है वो क्या क्या कहलाता है? शतप्रथ ब्राह्मण। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। मतलब गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत का एक भाग है। मतलब महाभारत से ही श्रीमद् भागवत गीता उत्पन्न हुई है। महाभारत के अंतर्गत ही श्रीमद् भागवत गीता उत्पन्न है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ब्राह्मी। ठीक है। गौतम बुद्ध बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाने जाते थे। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये है क्या? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म। विनय पिटक, विनय, सुत्त, अभिधम्म, ये 3 पिटक होते हैं। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। ठीक है। नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। कौन? नागार्जुन। बुद्ध कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए थे। इसके उदयन के राज्यकाल में बुद्ध कौशाम्बी उदयन राज के कार्यकाल में आए थे। आलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु थे। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर माने गए हैं। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूलभद्र के अनुयायी थे वो श्वेतांबर कहलाए। जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए। ऋग्वेद में शिव का नाम रुद्र मिलता है। विष्णु का वाहन गरुण गुप्तों का राज चिन्ह था। जो गरुण था वो कौन था? विष्णु का वाहन है। वो किसका चिन्ह था? गुप्तों का। रामायण के रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। ये तो आपको पता होना चाहिए। उदयन वत्स महाजनपद का राजा था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंदन। विशाखदत्त मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन? मेगस्थनीज। ठीक है। नागार्जुन पार्श्व तथा चरक कनिष्क के दरबार से संबंधित थे।
कनिष्क के दरबार से कौन? चरक, पार्श्व और नागार्जुन। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। पतंजलि कौन थे? शुंगकालीन विद्वान थे। कुषाण वंश का महान शासक कौन था? कनिष्क था। चरक कनिष्क के राजवैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता की रचना करी। कहाँ, किसके राजवैद्य थे? कनिष्क के। और जो ये कौन सा राजा कहाँ का था? कुषाण वंश का महान राजा था। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। स्थापत्य की नगर शैली मुख्यतः उत्तरी भारत में प्रचलित है। नागर शैली कहाँ पर? उत्तरी भारत में। चोलों की राजधानी तंजावुर थी। चोलों की राजधानी कौन सी? तंजौर। इसके अतिरिक्त चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी। संगम काल में चोलों की राजधानी उदयपुर थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? कालिदास जी थे। ठीक है। इन्होंने मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि की रचना किसने की? कालिदास जी ने। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। शक संवत 78 ईस्वी के आरंभ हुआ। गुप्त संवत 319 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक है। चलिए हम लोग अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं साहित्य के। आते हैं प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। अष्टाध्यायी, इसमें आपको सुमेल करना है। तो अष्टाध्यायी यास्क, महाभाष्य, कात्यायन, निरुक्त, पतंजलि, वार्तिक, पाणिनि। तो आपको ध्यान है इसका कैसे क्या होगा। पहला अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी यानी कि पाणिनि। अष्टाध्यायी का मतलब पाणिनि। महाभाष्य का मतलब पतंजलि। निरुक्त का मतलब यास्क। वार्तिक का मतलब कात्यायन। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य पतंजलि, निरुक्त यास्क, वार्तिक कात्यायन। ठीक है। नेक्स्ट है सही सुमेल कीजिए। अमीर खुसरो, चंद्रगुप्त द्वितीय, कालिदास, समुद्रगुप्त, हरिशेन, हर्षवर्धन, बाणभट्ट, अलाउद्दीन खिलजी। अब आपको पता है जो अमीर खुसरो था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी था। कालिदास किसके थे? कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। ठीक है। कालिदास किसके थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के थे। और हरिशेन किसके थे? हरिशेन था, हरिशेन किसका था? हरिशेन आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त का। बाणभट्ट किसका था? हर्षवर्धन। यानी कि आपका बी सही है। ए का 4, बी का 1। हाँ ठीक है, यही सही है। सी का ठीक। मीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख रचनाएं तारीखें अलाई, किरान उस्सादैन, आशिका, मिफ्ता उल फुतूह आदि। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के कबीर थे। मालविकाग्निमित्रम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम आदि इनकी रचनाएं थी। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिशेन समुद्रगुप्त के समय के थे। ठीक है। हरिशेन किसके? समुद्रगुप्त के। इन्होंने तो संस्कृत में जाके रचयिता लिखी थी। ठीक है। तथा कादम्बरी एवं हर्षचरित के रचनाकार कौन थे? बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ठीक है। गीत गोविंद काव्य के रचयिता कौन है? जयदेव, सूरदास, केशव या मीरा? तो इसके कौन थे? जयदेव। गीत गोविंद काव्य के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित कवि थे। 12 सर्ग एवं प्रत्येक संगीतों में से समन्वित है। आर्यभट्ट क्या थे? अभी आपको बताया था कि आर्यभट्ट खगोल शास्त्री भी थे और गणितज्ञ भी थे। तो इसका भी आंसर सही हो जाएगा। इसी के बारे में देखो बताया गया है। ठीक है। चौथी 5वीं शताब्दी के संबंध में था। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टियम बताया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसका चक्कर लगाती है। मत्त विलास प्रहसनम के
लेखक कौन है? तो ये कौन है? महेंद्र वर्मन। मत्तविलास प्रहसन्नम एक संस्कृत नाटक है कि लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इसमें तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। निम्नलिखित में से काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है भोज ने। ठीक है, परमार वंशी शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई पुस्तक, प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सम्रांगण सूत्रधार है। सरस्वती, कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवक्ति, राजमार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पतरु और चारुचर्या इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, एक तो प्रियदर्शिका थी, ठीक है, इसके अलावा आपकी कौन सी थी? नहीं, हर्षचरित नहीं थी, नागानंद थी और रत्नावली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, हर्ष को संस्कृत के 3 नाटक ग्रंथों में माना जाता है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंदा। प्रियदर्शनी 4 अंकों का नाटक है जिसमें वत्सराज उदयन के अंतःपुर की प्रणय कथा का वर्णन है। रत्नावली में भी 4 अंक हैं तथा यह नाटक वत्सराज उदयन तथा उसकी रानी वासवदन की परिचारिका नागरिका की प्रणय कथा का बड़ा ही रोचक वर्णन करता है। ठीक है, भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन है? तो वो है भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर भगवती सरस्वती देवी, बाग देवी, अधिष्ठात्री देवी स्थापित हैं। ध्यातव्य है कि भोजशाला मंदिर का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। आगे, निम्नलिखित में किन राजाओं ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? ठीक है, इसका आंसर कौन है? एक गोपाल, दूसरे नंदीवर्मन पल्लवमल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदीवर्मन पल्लव वंश को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से यह पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रखतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वरम वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदीवर्मन पल्लवमल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्य वर्मा का पुत्र था। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो धर्मपाल ने की थी दोस्तों। विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंशी शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। वह एक उत्साही बौद्ध था। इसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। निम्नलिखित में शासकों के नाम कालानुसार लिखे गए, उनको संयोजित करें। तो सबसे पहले कौन थे? यशोवर्मा, फिर धंग, फिर विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मा। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? दोस्तों मिहिर भोज की। ठीक है, मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों को सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी तथा उसने आदि वराह एवं प्रभास जैसी उपाधियां धारण कर रखी थी। कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था? तो शाही खां। 1420 ईस्वी में आली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वह कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की गई। उसने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था जो इसने गौ हत्या को निषिद्ध कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? कोल कोयल, अलीगढ़, महोत्सव नगर, महोबा, महोदय श्री, कन्नौज, जेजाक भुक्ति, कौशाम्बी। ये ठीक है, ये किससे थे?
बुंदेलखंड से। ठीक है, जेजाक भुक्ति आपको ध्यान है, जयसिंह के नाम पे पड़ा था जेजाक भुक्ति। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ हमारा जो प्राचीन भारत था वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। और आपको कोई समस्या हुई हो या कोई दिक्कत हो उसको कमेंट में ज़रूर शेयर करें। हम आपके आगे आने वाले वीडियो में ज़रूर इस चीज़ को क्लियर करेंगे। और दोस्तों इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे आप हमें आप जब सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो हमारी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है, आपसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। तो उसमें जो गलती हो, जो कमियां हो, उन्हें भी हमें बताइए ज़रूर। तो आने वाले जो वीडियोज़ होंगे हम उसमें इन सबको दूर करेंगे और हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया ऐसे ही लाते रहेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, अच्छे से मस्त रहिए, खाइए पीजिए, मौज करिए और सिलेक्शन लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।